नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने बड़े सपनों को पूरा करें, तो अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर अपना सवाल भेज दो और साथ ही फेसबुक ट्विटर पर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। तो ये है तरीका शो में शामिल होने का और आप इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण वाजपेयी मौजूद हैं। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज हम लेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सवालों को लेने से पहले थोड़ी इन्वेस्टर अवेयरनेस की भी बात कर लेते हैं। हम हमेशा कोई ना कोई टॉपिक पिक करते हैं और आज बात करेंगे स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज और फंड की। स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी होती क्या है, कौन से कैटेगरी के फंड इसमें शामिल होते हैं और क्या पर्पस होता है इनका, तो बताइए प्रवीण, क्या कैसे समझना चाहिए, क्या होती है स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज? नमस्कार दीपाली। आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं इसका जो आंसर है मैं 3 भाग में इसको डिवाइड करूंगी। पहला तो ये है कि पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में ऑफ कोर्स बहुत राइज हो रही है और जो हमारे दर्शक जिनको पैसिव इन्वेस्टिंग अभी नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स में, वो एक सिंपल तरीका होता है जहां पे आपका फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स का चुनाव करके एक पोर्टफोलियो नहीं बनाते, बल्कि एक इंडेक्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे हमारा निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया या मिड कैप 150 हो गया, उसको पिक कर लेते हैं और सेम स्टॉक्स का एक रेप्लिकेशन हो जाता है एंड जो आपका फंड है वो एग्जैक्टली उस इंडेक्स को ट्रैक करने लगता है। तो सबसे पहली चीज हो गई ये है पैसिव इन्वेस्टिंग। अब पैसिव इन्वेस्टिंग में अब तक दीपाली जो हमने इंडिया में मैक्सिमम फंड लॉन्चेस देखे हैं और इंडेक्स देखे हैं जो पॉपुलर है, वो मार्केट कैप बेस्ड होते हैं, यानी कि जो कंपनी जितनी बड़ी है उसका वेटेज उस इंडेक्स में उतना ही ऊपर हो जाता है, उसका जो परसेंटेज एलोकेशन है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका करीबन 11% पे है, फिर HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, ICICI हो गए, ये सारे 5 to 8% के रेंज में इस इंडेक्स का भाग है। और यहाँ पे जो छोटी कंपनियां हैं वो नीचे चली जाती हैं और बड़ी कंपनियां अपने आप ऊपर आ जाती हैं। अब इसी पूरे जो स्पेस है हमारी पैसिव इन्वेस्टिंग में, इसमें बहुत सारे नए वेरिएंट्स निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे हमारी बीटा स्ट्रैटेजीज का बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, क्वालिटी हो गया, अल्फा हो गया। इन फैक्टर्स का ऊपर नीचे करके इंक्लूजन करके डिफरेंट तरीके के इंडेक्स बनते हैं। जैसे कोई ऐसा इंडेक्स हो सकता है जहां पे क्वालिटी पे फोकस हो, कोई ऐसा इंडेक्स हो सकता है जहां पे मोमेंटम पे फोकस हो। एंड जब हम इन फैक्टर्स को यूज करके इंडेक्स बनाते हैं, उनको हम बीटा स्ट्रैटेजीज बोलते हैं एंड इनको हम स्ट्रैटेजी इंडिसेस भी बोलते हैं। और इस टाइम पे निफ्टी की अकेली 30 से ऊपर स्ट्रैटेजी इंडिसेस अवेलेबल हैं, बट ये सारी अभी इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है दीपाली। करीबन 6 to 8 ऐसे इंडेक्स है इनमें से जो अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये पैसिव इन्वेस्टिंग का ही एक सेकंड लेवल है एक तरीके से, जो इन्वेस्टर्स के लिए अब अवेलेबल है। तो जो इंडेक्स फंड रिटेल के लिए अवेलेबल है उनके नाम तो आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना चाहते हैं प्रवीण, स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज के एडवांटेज क्या है अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में इन्हें ऐड करना चाहे तो? जी, अगर हम वेस्ट को देखें दीपाली, हम यूएस मार्केट्स को देखें, तो हम ये समझेंगे कि जो जितनी डेवलप्ड मार्केट होती हैं और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मार्केट्स में बढ़ती है, वैसे ही वहां पे अल्फा जनरेशन की पॉसिबिलिटीज कम होने लग जाती हैं। और पैसिव इन्वेस्टिंग का जो परसेंटेज है वो आज यूएस में देखिए तो काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग का एक दौर चला है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इन बीटा स्ट्रैटेजीज के भी बहुत एडवांटेजेस हैं। इनमें से कुछ है कि इसमें इन्वेस्टर को शुरू से ही कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है एंड इंफॉर्मेशन रहती है। अगर मैं जाके आज लेट्स से निफ्टी का या मिड कैप का एक वोलेटिल मोमेंटम इंडेक्स चुनती हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो मुझे शुरू से ही पता है कि उस इंडेक्स की क्या स्ट्रैटेजी है और मेरा फंड किस स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से इन्वेस्टर्स के पास शुरू से है एंड एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके पास पहुंचती है। सेकंड, ये एक लो कॉस्ट तरीका होता है क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमारे पास फंड मैनेजर्स को जब चुनाव करना है, वहां पे ज्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होती है, तो थोड़े से एक्सपेंसेस वहां ज्यादा होते हैं। तो बीटा स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स एक्सपेंस रेशियो वाइज ज्यादा फीजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास चुनाव है अगेन कि हम अपने रिटर्न्स हाई एक बेसिक बेंचमार्क को बीट करने के लिए देखना चाहते हैं, हम अपना रिस्क कम करना चाहते हैं बिकॉज देयर इज इनफ वैरायटी अवेलेबल। तो वो डिसीजंस भी इन्वेस्टर्स अपना ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से क्योंकि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, ये इमोशंस को बिल्कुल बाहर कर देती है और जितनी हमारी डिपेंडेंसी है किसी फंड मैनेजर के स्किल पे, उसको खत्म कर देता है। सो आई थिंक ये ब्रॉडली पैसिव इन्वेस्टिंग इन बीटा स्ट्रैटेजीज के कुछ एडवांटेजेस हैं। ओके, तो आपने बताया कि कुछ इंडेक्स फंड हैं बीटा स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत जो कि रिटेल के लिए अवेलेबल हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप कौन सी कैटेगरी में है और नेम्स अगर आप सजेस्ट कर पाए। तो हमारे पास ओवरऑल 7 to 8 स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं दीपाली, जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। लार्ज कैप में अगर हम देखें तो हमारे पास मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स है। यहाँ पे जो निफ्टी की 100 कंपनियां हैं, उनमें से उन कंपनियों का साल भर में प्राइस का जो मूवमेंट रहता है उसकी वोलेटिलिटी को चेक किया जाता है और उसके बेसिस पे एक वोलेटिलिटी का स्कोर दिया जाता है। एंड आपने 30 कंपनीज का वहां चुनाव किया, तो जो इन्वेस्टर्स शायद चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कम वोलेटाइल हो, वो इस तरीके के एक लार्ज कैप फंड को चुन सकते हैं जहां पे लार्ज कैप स्पेस में एक्सपोजर है पर कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल कंपनीज को एक्सपोजर है। ऐसे ही मिड कैप में अभी एक हाल ही में मेरे ख्याल से एनएफओ शायद चल भी रहा है, एडेलवाइस का आया है, जो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। यहाँ पे हमारी जो 150 कंपनीज हैं मिड कैप की, वहां पे जो ज्यादा तेजी से भागने वाली कंपनीज हैं जिनका 6 महीने और 12 महीने में प्राइस राइज काफी रहा है, मोमेंटम रहा है, उनका इंक्लूजन किया गया है इस इंडेक्स में। सो मेरे ख्याल से दीपाली यहाँ पे हमारे पास काफी वेरिएशंस अवेलेबल है। मिड कैप में हमारे पास क्वालिटी इंडेक्स भी है जहाँ पे क्वालिटी पे फोकस है, बिकॉज वो देखते हैं कि उन कंपनियों के कितना लोन लिया है, उनकी अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो इंडेक्स क्रिएट किया गया है। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को देखें और उस हिसाब से फिर एक फंड को ऐड करें। जस्ट बिकॉज ये कोई नया फंड आया है या कोई नई चीज है उसको ऐड ना करें, बिकॉज जो हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो अल्टीमेटली वही 100 कंपनियां लार्ज कैप में, 150 कंपनियां मिड कैप में रहेंगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं और अगर आप बीटा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, इनमें से कोई कैटेगरी ऑप्ट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के, तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए अब सवालों को लेते हैं और हमारे साथ पवन कुमार मौजूद हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते, बताइए अपना सवाल। सवाल बताइए पवन, आपकी ऑडियो मिल रही है प्लीज। चलिए, इनकी ऑडियो क्लियर नहीं है। प्रबलीन, मैं उनका क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। 32 इयर्स इनकी एज है और फिलहाल एक ही फंड इनके पास, आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जिसमें 2000 के एसआईपी कर रहे हैं और इनका टारगेट है 50 लाख का 15 इयर्स में। तो जानना चाहते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करें मंथली बेसिस पे ताकि अपने गोल को हासिल कर सके और किन फंड्स में अब एडिशनल एसआईपी करें और जो एक एसआईपी चल रही है उसमें कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। जी दीपाली, इनका जो पोर्टफोलियो है वो एक ही फंड का है अभी, और मैं पवन जी को ये बोलूंगी कि जैसे यूनिसाइकिल होती है, एक ही पहिए की साइकिल, एक ही फंड रखना कुछ उसके बराबर का होगा, बिकॉज आपके पास सपोर्ट कम है। अगर उस फंड ने किसी मार्केट साइकिल में अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, तो उनको बेसिकली ज्यादा वोलेटाइल एक जर्नी है वो देखनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू।
तो सबसे पहले तो इसके साथ एक या दो फंड्स की एडिशन करें। ये फंड अच्छा है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पर इसके साथ पहले तो एक मेरे ख्याल से पैसिव में लार्ज मिड कैप फंड एक कॉम्पोजिट है जो हमारे पास अवेलेबल है, लार्ज मिड 250 इंडेक्स, आई थिंक उसको ऐड कर ले और एक मल्टी कैप फंड को ऐड करें, तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो एक पहिए से ये करीबन 3 पहिए की गाड़ी पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम 11% के रिटर्न पे देखें दीपाली, तो 2000 की एसआईपी से इनको सिर्फ करीबन 10 लाख क्रिएट होगा। इनको अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और उसको करीबन 9 से 11,000 की रेंज में लेके जाना पड़ेगा, जो इनका टारगेट है 50 to 60 लाख का, उसको पूरा करने के लिए। वैसे इस फंड ने पिछले 10 से 15 साल का अगर हम इंडेक्स को भी देखें टेक्नोलॉजी के, तो 15 से 17% का कंपाउंडेड रिटर्न्स दिया है, पर ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से 11% का रिटर्न में लेके चल रही हूँ। तो थोड़ा यहाँ पे अपनी इंक्रीमेंट करने की जरूरत है एसआईपी में। एंड अगर हम लोग थोड़े हायर रिटर्न्स मान के चलेंगे तो फिर 5 से 7% की एसआईपी की एडिशन से भी पवन जी अपना गोल कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, तो 9 से 11,000 की एसआईपी आपको करनी होगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। 15% का रिटर्न मिला तो 5-7 हजार की एसआईपी भी काफी होगी। लार्ज कैप मिड कैप इंडेक्स फंड आप शामिल कर सकते हैं। अलका अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है जयपुर से। अलका नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। अलका प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी, मेरा नाम अलका अग्रवाल है। मेरे पास ये वाले एसआईपीज हैं, आईसीआईसी ब्लू चिप, आईसीआईसी मिड कैप, आईसीआईसी मल्टी कैप, आईसीआईसी अपॉर्चुनिटी फंड, मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा। तो मेरा अभी जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है पर मंथ मेरा नियर अबाउट 17,500 जाता है एसआईपीज में। तो मुझे ये पता करना था कि नेक्स्ट 10 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और ये फंड्स करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फंड्स पर आपको राय चाहिए प्लस अपने गोल पर। आईसीआईसीआई के में काफी एक्सपोजर है इनका प्रबली एज अ हाउस, क्योंकि आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मेरा ऐसे टैक्स सेवर है। साथ ही इनके जो फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3.5 लाख के आसपास है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो बताइए कैसा है, प्लस 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, कैसे हासिल होगा। अलका जी, आपका जो टारगेट है वो थोड़ा ज्यादा स्टीप है। मैं बोलूंगी कि 2 करोड़ 10 साल में पाना आपके लिए मुश्किल होगा। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है प्लस आपका ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसको मिला के आप करीबन 55 से 60 लाख 10 इयर्स में आपको मिल जाएगा अगर हम 11% का रिटर्न लेके चलें। पर यही अगर आप पैसा करीबन 15 साल तक रख लेंगे तो आप करीबन 1.25 करोड़ तक उसको इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको वक्त ज्यादा दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, उसको ज्यादा टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग के लिए। तो अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं आगे अपने टाइम को तो दैट विल बी वेरी नाइस। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा एसआईपी करनी पड़ेगी करीबन 65,000 की अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप एक साथ अलका जी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप एक 60,000 की एसआईपी शुरू कर सकते हैं और उसको आप 10% से सालाना बढ़ाइए। ये अगर आपको 10 साल में 2 करोड़ चाहिए। अगर आप 15 साल में 2 करोड़ के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप एक 25,000 की एसआईपी से शुरुआत कर लीजिए और उसको हर साल 10% से इंक्रीज करिए, तो भी आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। जो आपका पोर्टफोलियो है वहां पे आपके पास आईसीआईसीआई से, जैसे अभी दीपाली ने मेंशन किया, 4 स्कीम्स हैं। मैं 2 को एग्जिट करने की सलाह दूंगी, वो है ब्लू चिप और मिड कैप। ये दोनों बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं और आपकी क्योंकि सारे एक्टिव फंड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास स्कोप है इन दोनों को एग्जिट करने का। आप मल्टी कैप को और इंडिया अपॉर्चुनिटीज को कंटिन्यू कर लीजिए और आप मिराए टैक्स सेवर है उसको भी आप कंटिन्यू करिए, जो एक लार्ज कैप आपको एलोकेशन दे ही रहा है करीबन 70% तक का। इसके अलावा एक मैं मिड कैप पैसिव फंड को ऐड करने की सलाह दूंगी, जो एक नॉर्मल मिड कैप 150 इंडेक्स हो सकता है या कोई एक बीटा स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ओके, चलिए, तो कुछ बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं
फंड हाउस की ओवरलैपिंग है, इसीलिए थोड़े से बदलाव यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। आप आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और आईसीआईसीआई के मिड कैप फंड से आप निकलिए। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में आप निवेश जारी रख सकती हैं। एक मिड कैप पैसिव फंड आप ऐड कर सकती हैं। मिड कैप 150 इंडेक्स आप पिक कर सकती हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। रही बात आपके गोल की, तो फिलहाल 22,500 की आपकी एसआईपी चल रही है, लेकिन अगर आपको अपना गोल हासिल करना है तो आपको 64,000 रुपये का एडिशनल एसआईपी करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपने एसआईपी अमाउंट को भी इंक्रीज करती रहिए। अभिजीत है पश्चिम बंगाल से। अभिजीत नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली मेरा वो फंड रिव्यू की रिगार्डिंग मैंने कॉल किया था। हेलो बताइए। हेलो हाँ मैम, बोला कि एक्चुअली मेरा जो फंड है ना, तो उसमें गुड आफ्टरनून। 4-5 साल से मैं एसआईपी कर रहा हूँ, तो मतलब फंड सही है कि नहीं, ये जानना था मुझे। ठीक है, तो मैं फंड बता देती हूँ प्रबलीन को। कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप। और टोटल जो इनकी एसआईपी चल रही हैं वो 9,000 रुपए के आसपास की हैं पर मंथ। 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख रुपए पर है। तो पहले इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कोई बदलाव करने हैं कि प्रबलीन? साथ ही 1 करोड़पति बन सकेंगे क्या 20 साल में? बिल्कुल, अभिजीत जी का पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लगा। इनने डिसेंट फंड्स अपने पास रखे हैं, हर कैटेगरी में से एक फंड को शामिल किया है, क्योंकि इनके पास लार्ज मिड कैप फंड भी है और एक लार्ज कैप फंड है। मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप को एग्जिट कर लें और वो अमाउंट कैनरा रोबेको का जो फंड है उसी में ऐड कर लें। जितनी उसकी एसआईपी है, तो 2,500 जा रहा है, उसको 3.5 कर लें और ये 1,000 को बंद कर सकते हैं। बहुत रियलिस्टिक सा गोल बनाया है अभिजीत जी ने, और ये 11% का भी अगर रिटर्न मिला तो ये 1 करोड़ की जगह 1,40,00,000 तक जमा कर पाएंगे अगले 20 साल में। बट दीपाली, यहाँ पे मैं अभिजीत जी को एक डेफिनेटली चीज बताना चाहूंगी कि जैसे हमारी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि हमारी पैसे की कीमत कम हो जाती है, तो आज से 20 साल बाद अगर आपके पास 1 करोड़ हो, उस 1 करोड़ की कीमत आज के करीबन मान लीजिए 6% के हिसाब से 35 लाख के बराबर होगी। तो जब आप अपना गोल सेट करें, आप इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि परचेजिंग पावर के हिसाब से कि आप उससे आपकी खरीदने की कितनी क्षमता है, वो आज के 35 लाख के बराबर होगी। तो उसको देख के अपने, अगर आपको गोल को थोड़ा रीसेट करना है तो जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है अपने पोर्टफोलियो को लेकर। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो थोड़े से यहाँ पर बदलाव की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ब्लू चिप को आप कैनरा रोबेको से रिप्लेस कर सकते हैं और 1.5 करोड़ के आसपास की आप राशि जोड़ लेंगे 20 साल में इसी एसआईपी अमाउंट से। लेकिन हाँ, 20 साल बाद जैसे प्रबलीन ने कहा, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, तो ज़्यादा टारगेट को अपने बड़ा करने की कोशिश करें। जैसे इनकम इंक्रीज हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, अब नितिन है, नितिन गोयल सोनीपत से। नितिन गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैडम, मेरे ये 3 एसआईपी चल रही है इसमें। हेलो, आपका पोर्टफोलियो, आपके पास सिर्फ 3 फंड्स है ना अभी? जी, ये मैडम मेरी ना अभी आईसीआई प्रू में, आईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी, इसमें 7500 की है मंथली। ओके, और मिराज असेट तो आपके टैक्स सेवर में 5,000 रुपए की। आपके ऑडियो क्लियर नहीं है नितिन, मैं आपका सवाल बता देती हूँ। जो डिटेल्स आपने हमें भेजी थी उसके बेसिस पे अगर कुछ वेरिएशन हो तो प्लीज बताइएगा। एक्सिस स्मॉल कैप 2,500 रुपए महीना, मेरी ऐसे टैक्स सेवर में 5,000 रुपए महीना, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 7,500 रुपए महीना। यानी आपका ये एसआईपी है, अभी टोटल वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की ऑलमोस्ट 4.25 लाख के आसपास है, और आप इसमें 10,000 की एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं। आपका टारगेट 20 ईयर्स में 2.5 करोड़ का है, करेक्ट? प्रबलीन से पूछ लेते हैं। प्रबलीन, 3 ही फंड्स हैं इनके पास, लेकिन 10,000 एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, तो किन फंड्स के साथ करने, कुछ चेंजेस करने हैं क्या? प्लस 20 इयर्स में 2.5 करोड़ का टारगेट। जी,
बहुत अच्छी बात है दीपाली, इनके पास सिर्फ 3 फंड्स हैं। इसमें से 2 इनके टैक्स सेवर्स हैं, ELSS के हैं, ICICI और मिराई, और ये दोनों लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। तो इनका जो लार्ज कैप का कोटा है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि इनका करीबन 12,500 तो इन्हीं ELSS में चला गया। इनके पास स्मॉल कैप है 2,500 का, वो भी ठीक है। अब अगर इनकी 10,000 से SIP पड़ती है तो इनका ओवरऑल एलोकेशन हो जाएगा 25,000 का। तो यहाँ पे मैं 2 फंड्स की सलाह दूंगी इनको कि एक तो मिड कैप का जो सेगमेंट है वो खाली है, वो स्पेस में इनके पास कुछ भी नहीं है, तो नितिन जी एक मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं, चाहे एक एक्टिव फंड ले लें चाहे एक पैसिव फंड ले लें। और थोड़ा एलोकेशन करीबन 2,500 की SIP एक इंटरनेशनल फंड में भी कर सकते हैं, तो इनके पोर्टफोलियो का 10% करीबन उसमें चला जाएगा, और मिड कैप्स में इनका जो अमाउंट है बाकी चला जाएगा 7,500 का। तो मेरे ख्याल से उससे पोर्टफोलियो इनका बैलेंस हो जाएगा। एंड 25,000 की SIP से ये अपना लक्ष्य पा लेंगे, बिकॉज इनका जो अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट का वो काफी लंबा है, 20 साल का। तो दीपाली जो टारगेट है अचीवेबल है करंट इन्वेस्टमेंट्स और इंक्रीज्ड SIP को मिला के। ओके, ठीक है। तो 11% के आसपास का रिटर्न मिलेगा तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो मौजूदा आपकी 15,000 के आसपास की SIP हैं, 10,000 के आप और ऐड करना चाहते हैं तो उस हिसाब से, यानी जो टोटल SIP आपकी रहेंगी उसके हिसाब से आप अपना लक्ष्य आसानी से पूरा कर लेंगे। तो यही सजेशन है आपके लिए। अब एक ईमेल ले लेते हैं। राधिका शर्मा ने भेजी है अमृतसर से, 30 साल इनकी उम्र है और फिलहाल इनकी 11,000 के आसपास की SIP चल रही है। 4 फंड्स हैं, प्रबलीन, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, इन तीनों में 3,000 ईच ये पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। चौथा फंड है इनके पास क्वांट टैक्स प्लान, यहाँ पे 2,000 पर मंथ की SIP है। जानना चाहती हैं पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस 15 ईयर्स में इस SIP अमाउंट से कितना एक्यूमुलेशन वो कर लेंगे। जी तो दीपाली इनके पास जो फंड्स हैं, अपना लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी है, टैक्स सेवर एंड स्मॉल कैप है, और जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है इससे अगर हम 11% पे लें तो करीबन 61 लाख जमा कर पाएंगी राधिका जी अपने लिए 15 साल में। और मेरे ख्याल से ये अपने रिटायरमेंट के लिए रखना चाहती हैं इस पोर्टफोलियो को, तो पोर्टफोलियो ठीक है, फंड सिलेक्शन इनका अच्छा है। पैसिव फंड को जोड़ने का यहाँ पे स्कोप दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके पास चारों फंड्स जो हैं एक्टिव हैं, और मिड कैप जो स्पेस है अगेन वहां पे कुछ भी है नहीं इनके पास एक डेडिकेटेड फंड, तो एक मिड कैप फंड को डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। और आगे चल के अगर अपनी SIPs को बढ़ाना चाहती हैं तो इन्हीं फंड्स में थोड़ा सा हायर एलोकेशन ले सकती हैं। एंड अगर ये इनके रिटायरमेंट के लिए है दीपाली, तो फिर इनको थोड़ा सा अपना एक कैलकुलेशन कर लें कि महीने का खर्चा कितना है, और उस हिसाब से थोड़ी सी मैप कर ले अपने गोल को कि ये इन्वेस्टमेंट्स क्या इनको पूरा हो पाएगा, कल को जो टारगेट एक्चुअली उससे अचीव करना चाहती हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। ओके, चलिए, तो सजेशन दे गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहती हैं तो थोड़ा सा SIP और अमाउंट इंक्रीज करें, 24,000 का एटलीस्ट करें, धीरे धीरे इंक्रीज करती रहें ताकि आप एक अच्छा गोल हासिल कर सकें। फिलहाल जो SIP आप कर रही हैं उससे आप 15 साल में 60 लाख प्लस का एक्यूमुलेशन कर सकेंगी। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, लेकिन जाते जाते प्रबलीन के जो टॉप 4 फंड्स है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो आप नोट कर लीजिए। अगर आप एडिशन करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स के साथ, या क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएशन भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो के इन फंड्स के साथ। शुक्रिया प्रबलीन, आप शो में आई और सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया। बाकी फंड्स प्रबलीन के आपकी स्क्रीन पर है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI फोकस्ड इक्विटी, एडलवाइज निफ्टी 250 लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड और NASDAQ 100 ETF, ये आप चुन सकते हैं। थैंक यू प्रबलीन फॉर बीइंग ऑन द शो, और इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।